हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासनिक विधि में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक, इसके अंतर्गत नैसर्गिक न्याय के नियम के बारे में, सिद्धांत के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, नैसर्गिक न्याय के बिना कोई भी निर्णय अधूरा माना जाएगा, अनियमित माना जाएगा, मतलब यहां तक मैं कहूं कि शून्य और शून्यकरीय भी माना जाएगा। नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत जो है वो ऐसे नियम हैं, ऐसे सिद्धांत हैं दो इसमें कि जो किसी राज्य की मनमानी प्रक्रिया या कार्यपालिका का जो अधिकारी हैं उनके मनमानी की प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं या लागू किए गए हैं। यानी कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं वो जो न्यायिक प्रक्रिया या जो कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी मनमानी प्रक्रिया जो होती है उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकारों का संरक्षण होता है, अधिकार संरक्षित किए जाते हैं। इन्हें क्या है, ये जो सिद्धांत हैं वो न्यायिक, अर्धन्यायिक। अच्छा, ये जो क्या मैं बताऊं, इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जब न्यायालय कार्य कर रही थी तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को सिर्फ न्यायिक कार्य तक ही सीमित रखा था। यानी कि जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों पर यह नियम लागू था सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास होता रहा, समय गुजरता गया, तो ये जो न्याय है वो अर्धन्याय पे भी आने लगा, अर्धन्याय प्राधिकारियों पर भी ये आने लगा। ठीक, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक कार्य हैं उन कार्यों पर भी लागू होने लगा। तो इन्हें न्यायिक, अर्धन्यायिक प्राधिकारियों द्वारा अधिकारियों पर प्रभाव डालने वाले निर्णय लेते समय लागू किया जाता है। अगर कोई अधिकारी निर्णय लेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई निर्णय लेगा, कोई अर्धन्यायिक जज कोई अगर निर्णय लेगा, अगर न्यायिक जज कोई निर्णय लेगा तो उसमें नैसर्गिक न्याय को शामिल जरूर करेगा। नैसर्गिक न्याय का तात्पर्य है कि उचित या अनुचित को देखना, उचित या अनुचित को देखना, या न्याय की रुचिता, इंग्लिश में कहें तो जो फेयरनेस है, न्याय की फेयरनेस है, उसे देखना इस सिद्धांत का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। इस सिद्धांत में दो मौलिक नियम हैं। कौन कौन से दो हैं? पहला है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, निर्णायक नहीं हो सकता। अब ठीक, मतलब इसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का फैसला नहीं कर सकता है। और यहां तक कहा जाए अगर कोई भी जज जो निर्णय दे रहा है उसके सामने ऐसा कोई केस आता है जिसमें उसका हित छिपा है उस जज का, तो भी वो निर्णय उस केस में नहीं ले सकता। जैसे उदाहरण बतौर समझा जाए कि अगर कोई भी जज, किसी भी जज या न्यायालय के सामने अगर एक केस आया है जो कंपनी से संबंधित है और सुनवाई के लिए उसके न्यायालय में आया है और जिस केस को वो सुन रहा है वो उस केस का जो क्या कहते हैं अंशधारक है, ठीक, तो जब अंशधारक है जो जज उस कंपनी का, तो फिर वो उस केस को नहीं सुन सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता इस तरीके से। और भी कारण हो सकते हैं, विषय वस्तु से संबंधित कारण हो सकते हैं, ठीक है, वित्तीय कारण भी हो सकते हैं, कोई मतलब आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई निजी संबंध भी हो सकते हैं जज के। तो ऐसे सभी मामलों में ये माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णय नहीं दे सकता। दूसरा है, दूसरे पक्ष को सुनो, बिल्कुल निर्णय तभी दिया जा सकता है जब दोनों पक्षों को सुना जाए। अगर एक पक्ष को नहीं सुना गया
तो फिर निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता, निर्णय में मनमानी जरूर होगी। कोर्ट में क्या होता है, सिविल मामला होता है, सम्मन जारी होते हैं, 1 2 3 4 सम्मन पर 2 3 सम्मन पर दूसरी पार्टी हाजिर नहीं होती है तो जो प्रथम जो बात करता है ना, उसका जो वकील होता है वो दबाव बना देता है कोर्ट पर कि साहब अब एक पक्षी कर दीजिए, एक्स पार्टी कर दीजिए केस, कि दूसरी पार्टी आ नहीं रही है। ये ठीक है कि सम्मन गया, बुलाया नहीं गया, नहीं हाजिर हुआ, सम्मन गया लिया नहीं या मिला नहीं व्यक्ति, तो अगर वो हाजिर नहीं होता, एक पक्षीय हो जाता आदेश, तो ये ठीक है। क्यों हाजिर नहीं हुआ, गलती है ना उसकी, आना चाहिए, 3 सम्मन पे भी नहीं आया, कब आएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर 3 सम्मन पर नहीं आया और वो अगले सम्मन पर, अगले वाले तारीख में हाजिर हो जाता है और कोई उचित युक्तियुक्त कारण बताता है, रीजनेबल ऐसा कोई कंडीशन दिखा देता है हमें, तो फिर दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक हो जाता है। अगर नहीं सुना गया तो फिर वो निर्णय क्या होगा, वो निर्णय शून्य या शून्य हो सकता है। तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, इसमें इस सिद्धांत में ये कहा गया है। अच्छा, इन नियमों का उद्देश्य यही है कि न्याय को सुरक्षित रखना तथा अन्याय को रोकना। ये नियम व्यक्तियों को मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यूनतम संरक्षण प्रदान करते हैं, न्यूनतम संख्या में संरक्षण प्रदान करते हैं, मतलब कम से कम हो जाए। जो न्यायालय हैं, जो प्राधिकरण है, इन सभी को इस नियम का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। धीरे धीरे ये प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अनिवार्य हो गया है। अब समय मैंने बताया था कि शुरू में न्यायपालिका पे था, न्यायकार्य पे था, उसके बाद अब अर्धन्यायिक पर भी आ गया और अब प्रशासनिक अधिकारी पर भी आ गया। प्रशासनिक अधिकारी अर्धन्यायिक, जो SDM DM की न्यायालय होती हैं, इस तरह के और न्यायालय अधिकारी वगैरह होते हैं, वो अर्धन्यायिक कहलाते हैं। और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो जो भी निर्णय DM SDM लेते हैं या कोई कमीशन लेते हैं, तो उनके जो निर्णय होते हैं वो प्रशासनिक निर्णय होते हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती है। तो उनमें भी नैसर्गिक न्याय का जो नियम है, वो सिद्धांत है, लागू रहेगा। भारत में नैसर्गिक न्याय, ठीक, भारत में नैसर्गिक कहाँ से आया, भारत में नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय। तो ये जो भारत में नैसर्गिक न्याय है, वो डायसी का जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन जो है, उस सिद्धांत से ये नियम, ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आया है। सबसे पहले ये डायसी के सिद्धांत से ये लिया गया है। एक केस है एक क्रमपक का, एक क्रमपक ये जैसा है, एक क्रमपक 1970 का मामला है। इसमें क्या कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के क्षेत्र को इस केस ने असीमित कर दिया, बहुत बड़े क्षेत्र पर लागू कर दिया 1970 में। इसके जो नियम हैं, इसके नियमों को न्यायिक क्षेत्रों से न्यायिक कल्प यानी कि अर्धन्यायिक और अर्धन्यायिक से प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत कर दिया। ठीक, फिर समझिए, इस केस ने क्या करा कि जो नैसर्गिक न्याय के क्षेत्र था उसे बहुत असीमित कर दिया, इसके नियमों को न्यायिक क्षेत्र से अर्धन्यायिक में कर दिया और अर्धन्यायिक से प्रशासनिक क्षेत्रों में भी विस्तृत कर दिया इस केस के निर्णय ने। और सभी न्यायालयों ने, अधिकरणों ने इसे माना भी। नैसर्गिक न्याय को अनुच्छेद 14 में संवैधानिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद जो 14 है उसमें इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये मानता है कि आर्टिकल 14 का, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, ये माना जाएगा अगर इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। वैसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसका जो जन्म तो इंग्लैंड में हुआ है। ठीक, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है 1978 का। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, ये 1978 का केस है। अच्छा, इस केस में क्या कहा गया, इस केस में, इस मामले में नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को एक नया विस्तार दिया गया। नया विस्तार कैसे, देखिए, इसमें क्या कहा गया कि जो अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, अमेरिका में जो हिस्सा खंड है, सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि जो अमेरिका देश है उसमें इस प्रक्रिया के अनुसार, सम्यक प्रक्रिया के अनुसार
वहां के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण दिया था। अधिकारों की बात इसी सम्यक प्रक्रिया में कही गई है। तो इस केस में अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया के खंड के बहुत नजदीक कर दिया है। इस केस ने न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। मेनका गांधी के केस में इतनी बातें कही गई। अब बात आती है कि अगर न्यायालय, न्यायाधिकरण, अर्ध न्यायालय या फिर प्रशासनिक अधिकारी अगर इसका फॉलो ना करें, तो उनके निर्णय पर, उनके आदेश पर क्या असर पड़ेगा। तो ये कहा गया है इस पे जो अगर इसका फॉलो ना करे न्यायालय, तो उसका जो प्रभाव होगा, जो असर होगा, वो निर्णय शून्य माना जाएगा या शून्यकरणीय भी माना जाएगा। शून्यकरणीय। और कहीं जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर इसका फॉलो ना करे न्यायालय या अधिकरण या प्रशासनिक अधिकारी, तो उनके निर्णय पर सिर्फ अनियमितता ही या अनियमितता का प्रभाव ही सिर्फ पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।